Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. I also welcome you all guys in the series of solving or analyzing the previous year question papers of CTET. And in our today's video lecture, we are going to discuss total 30 questions of CDP section, that is Child Development and Pedagogy of CTET December 2019 paper 1. So without any further delay, let's start our today's video, and the session will be bilingual in Hindi and in English as well. So let's see what the question number first says. The most critical period of acquisition and development of language is, यानी कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। यानी कि वो अवधि कौन सी है जिसमें जो भाषा का विकास है वो सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा भाषा का विकास प्रभावित होता है। प्री नेटल पीरियड यानी कि जन्म पूर्व की अवधि, अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड मध्य बाल्यावस्था, या फिर एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। गाइज जन्म पूर्व अवधि जो होती है यानी कि जन्म से पहले यानी गर्भावस्था, वो तो भाषा अर्जन को विकास को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन जो अर्ली चाइल्डहुड है वो लैंग्वेज अर्जन को, जो लैंग्वेज एक्विजिशन है और लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसको बहुत प्रभावित करे, क्योंकि बच्चे का जो इस टाइम किसी भी भाषा को सीखने की जो क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। नॉम चॉम्स्की के अनुसार हर एक बच्चे में एक LAD पाया जाता है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जो कि बच्चे को किसी भी लैंग्वेज को आसानी से सीखने में हेल्प करता है। यानी किसी भी बच्चे को लैंग्वेज सीखने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती। जैसे आप देखते हो जब बच्चा छोटा होता है ऐसा अवस्था में, तो वो अपने घर की, अपने माता पिता की भाषा को ऑटोमेटिक सीख लेता है। वो इसी डिवाइस की वजह से वो सीख लेता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है। व्हाट इज़ LAD? LAD इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा अर्जन यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Which of the following is a stage of moral development proposed by Lawrence Kohlberg? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास की एक अवस्था कौन सी है? लेटेंसी स्टेज यानी कि प्रसुप्ति अवस्था, ये एरिक एरिक्सन के जो थियरी है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, उसकी एक अवस्था है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यही एक नैतिक विकास की अवस्था है जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने दी थी। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक अवस्था है। इंडस्ट्री एवं इन्फीरियरिटी स्टेज, ये भी एक अलग अवस्था है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन, यानी कक्षा में परिचर्चा के दौरान, अ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज़ देन गर्ल्स, कोई टीचर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है? जेंडर बायस का, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रेलेवेंस या जेंडर कंसिस्टेंसी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि जेंडर पक्षपात, यानी कि जो टीचर है वो बच्चों के बीच भेदभाव कर रहा है लड़के और लड़कियों के बीच। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका की अनुरूपता कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, जेंडर बायस के बारे में चर्चा करना। एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना कि लड़कियों के लिए अलग खेल समूह बनेंगे और लड़कों के लिए अलग। जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि लड़के यहाँ पे बैठेंगे लड़कियाँ यहाँ पे बैठेंगी, अलग यानी कि सेग्रीगेट कर देना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, जेंडर पक्षपात पर परिचर्चा करके हम जो जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका की अनुरूपता है वो कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following theorists, while viewing children and active seekers of knowledge, emphasized the influence of social and cultural contents on their thinking? निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? गाइज अगर सोशल एंड कल्चरल के जो एस्पेक्ट जहाँ पर भी आ जाए, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास,
तो जो ये थियोरी है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत की, ये लेव वाइगोत्स्की के द्वारा गिवन है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 6। वाहिल वर्किंग ऑन अ जिग्सा पजल, एक जिग्सा पजल पर काम करते हुए 5-year-old नजमा, 5 साल की नजमा सेज टू हरसेल्फ, अपने आप से कहती है, वेयर इज द ब्लू पीस, नीला टुकड़ा कहाँ है, नो नोट दिस वन, ये डार्कर वन, ज़्यादा गहरे वाला, गाढ़े रंग वाला, दैट वुड गो हेयर एंड मेक दिस शू, ये यहाँ पर आएगा और ये जूता जो पूरा बन जाएगा। दिस काइंड ऑफ टॉक इज रेफर्ड बाई वाइगोत्स्की एज, इस प्रकार की टॉक को वाइगोत्स्की ने क्या कहकर संबोधित किया है, प्राइवेट स्पीच यानी कि व्यक्तिगत वार्ता, टॉक अलाउड जोर से बोलना, स्कैफोल्डिंग पहाड़ या फिर ढांचा, ईगोसेंट्रिक स्पीच आत्म केंद्रित वार्ता। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि प्राइवेट स्पीच, यानी कि जो नज़्मा है वो बोल बोल के खुद को गाइड कर रही है, वो व्यक्तिगत वार्ता कर रही है, प्राइवेट स्पीच वो कर रही है। ईगोसेंट्रिक स्पीच वो खुद को ही सेंटर में रखे और औरों की बात पे ध्यान ना दे, सिर्फ वही सोचे कि जो वो सोच रही है वही सही है और जो वो कर रही है वही सही है, तो वो होता है ईगोसेंट्रिक स्पीच। स्कैफोल्डिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब होता है सहारा देना। टॉक अलाउड जोर से बोलना होता है। ऑप्शन 1 नंबर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, इसको क्या बोला जाता है गाइज, इसको स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। वाइगोत्स्की द्वारा दिया हुआ ये कॉन्सेप्ट है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग एक प्रकार से सहारा देना होता है, सहयोग देना होता है, यानी कि जब बच्चे किसी कार्य को करने में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो बच्चों को एक टेम्पोरेरी हेल्प प्रोवाइड की जाती है, जिसके बाद वो किसी भी कार्य को आसानी से कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स करेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। हाइपोथेटिक रिडक्शन, रीजनिंग, प्रेपोजिशनल थॉट, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार। ये जो 4th स्टेज है होती है औपचारिक अवस्था वाली, उसमें होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये उसकी करेक्टरिस्टिक है। कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसमें बच्चे को कंजर्वेशन आ जाता है और क्लास इंक्लूजन भी वो सीख जाता है। डेफर्ड इमिटेशन, अस्थगित अनुकरण और ऑब्जेक्ट परमानेंसी, ये सेंसरी मोटर की एक करेक्टरिस्टिक है। मेक बिलीव प्ले, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक करेक्टरिस्टिक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियाजेसियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की संरचना है। स्कीमा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कंडीशनिंग, रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट की बात गाइस थॉर्नडाइक करते हैं और कंडीशनिंग की स्किनर वगैरह करते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ये अवलोकन अधिगम, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है, लेकिन जो स्कीमा का कंसेप्ट है वो पियाजे के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 10। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। असाइनिंग रैंक टू चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन्स अबाउट रिलेटेड कंसेप्ट, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। लेबलिंग स्टूडेंट्स एज पर देयर स्कोर, विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर नामांकित करना। मार्किंग पास और फेल, रिपोर्ट कार्ड में पास और फेल मार्क कर देना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन्स अबाउट रिलेटेड कंसेप्ट, बच्चों को श्रेणियों में निश्चित करना ये बिल्कुल गलत है। उनकी लेबलिंग करना कि नालायक बच्चे हैं, ये होशियार बच्चे हैं, और रिपोर्ट कार्ड में पास और फेल करना ये भी आकलन का उद्देश्य नहीं है। आकलन का उद्देश्य क्या है कि बच्चों की भ्रांतियाँ, बच्चों की जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं वो समझी जाएं और कहाँ तक बच्चों को क्लैरिटी आ गई किसी भी कंसेप्ट को समझने में
वो चीज़ें पता करना आकलन का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। इंटेलिजेंस इज ए फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ, कि बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जिसको जन्म के टाइम पर ही उसको बता दिया जाता है, उसके टाइम ही वो डिटरमाइंड हो जाती है, वहीं पर वो निर्धारित हो जाती है। बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यानी कि बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा और निर्धारित किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है कि कोई भी डिग्री, कोई भी सर्टिफिकेट किसी भी बच्चे के बारे में नहीं बता सकता कि उस बच्चे में क्या क्या पोटेंशियल है। इंटेलिजेंस इज यूनिटरी फैक्टर एंड ए सिंगल ट्रेट, बुद्धि एक एकात्मक कारक है और एक एकांकी विशेषक है। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी, बुद्धि बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का समूह है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो बुद्धि है वो बहुआयामी है, वो कई प्रकार की होती है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 12, रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम। रूही है जो, वो एक प्रॉब्लम के कई सारे वो मल्टीपल सॉल्यूशन सोचती है। मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशन, उनमें से कई जो होते हैं वो मौलिक होते हैं, वास्तविक होते हैं। रूही इज डिस्प्लेइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ एन, रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। क्रिएटिव थिंकर यानी कि सृजनात्मक विचारक का, कन्वर्जेंट थिंकर अभिसारिक विचारक का, रिजिड थिंकर अनम्य विचारक का, ईगोसेंट्रिक थिंकर यानी कि आत्म केंद्रित विचारक का। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि रूही इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिएटिव थिंकर। कन्वर्जेंट क्रिएटिव थिंकर वो होता है जो एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन सोच सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा समाधान वो बता सकता है। कन्वर्जेंट होता है यानी कि वो बहुत सारी प्रॉब्लम को सिर्फ एक ही सॉल्यूशन से हल करता है। रिजिड होता है जो बिल्कुल अपनी बात पर अडिग रहे। ईगोसेंट्रिक जो आत्म केंद्रित हो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स belonging to a deprived group in teaching learning process, a teacher should। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी कोई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसमें वंचित समूह से जो विद्यार्थी आते हैं उनकी सहभागिता, उनका जो पार्टिसिपेशन है वो कम हो रहा है। उसको बढ़ाने के लिए, उस पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। आस्क द चिल्ड्रन टू विदड्रॉ फ्रॉम द स्कूल, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहे कि बच्चे स्कूल ही छोड़ दें, बिल्कुल गलत। एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज, इस स्थिति को ऐसे ही स्वीकार कर लें जैसी वो हुआ, ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट है लोअर हर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सच स्टूडेंट्स, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना, ये सोचना कि ये बच्चे नहीं कर सकते पार्टिसिपेट, तो यही स्वीकार कर लेना। रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, यानी कि उसको अपने खुद के ऑन टीचिंग मेथड में जो फ्लॉ है वो पता करनी चाहिए, क्या कमी है उसकी टीचिंग मेथड में, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो, ये कोशिश उसको करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 14, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी शिक्षा में अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को शुड नॉट प्रिपेयर, तैयार नहीं करना चाहिए। शुड ओकेशनली प्रिपेयर, कभी कभी तैयार करना चाहिए। शुड एक्टिवली प्रिपेयर, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। शुड डिस्करेज द प्रिपरेशन ऑफ, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि उसको एक्टिवली प्रिपेयर करना चाहिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स को। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स, पठन वैफल्य, जो डिसलेक्सिक बच्चे होते हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक होती है, कैसे हम उनको पहचान सकते हैं। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, उनके अवधान में कमी होती है कि वो ध्यान नहीं लगा सकते। डाइवर्जेंट थिंकिंग, वो अपसारी चिंतन होते हैं। फ्लुएंसी इन रीडिंग, वो पढ़ने में धारा प्रवाहिता होती है उनके।
इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है। इंगेजिंग इन रिस्पेक्टिव रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्शन, एक ही गति विषय कार्य को वो बार बार दोहराते हैं। डिसलेक्सिक बच्चे वो होते हैं गाइस जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, रीडिंग डिसऑर्डर होता है जो डिसलेक्सिया होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर थर्ड है, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 16, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? द बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल, व्यवहारवादी सिद्धांत पर, अ सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवार्ड डिसेबल्ड, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति पर, अ राइट बेस्ड ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव पर, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाई ऑफरिंग दैम प्राइमरली वोकेशनल एजुकेशन, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में लाना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर थर्ड है, यानी कि अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, राइट बेस्ड ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 17, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरीली, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन, रट्टा मारने पर आधारित है, सेंटर्ड अराउंड रिइंफोर्समेंट, प्रबलन पर केंद्रित है, एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग, अनुबंधन से अर्जित है, या फिर फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है गाइस उसमें अवबोधन की प्रक्रिया पर वो केंद्रित होने की, फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 18, नेव थियरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमिनन, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? शुड बी इग्नोर्ड बाय द टीचर, यानी कि बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। शुड बी पनिश्ड बाय द टीचर, बच्चों को दंडित करना चाहिए। शुड बी रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन थ्रू रिपीटेटिव मेमोराइजेशन, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल लेना चाहिए। या फिर शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स, प्रतिकूल प्रमाण व उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि प्रतिकूल प्रमाण के उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 19, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रोमोट्स, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, रोट मेमोराइजेशन, यंत्रवत याद करना, लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन एबिलिटी, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 20, इमोशंस एंड कॉग्निशन आर डैश ईच अदर, संवेग और ज्ञान एक दूसरे से क्या हैं? कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम, पूर्णतया अलग हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ, स्वतंत्र हैं, इंटरवोवन विद, सन्निहित हैं, नॉट रिलेटेड टू, इनकी संबंधित नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर इंटरवोवन विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ इंटरवोवन है, एक दूसरे में समाहित हैं ये। लेकिन अगर एक नाम पूछा जाता है कई बार जजोंग, यदि ये पूछा जाए कि जजोंग के अनुसार इमोशंस एंड कॉग्निशंस क्या है, तो ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि स्वतंत्र है। यदि जजोंग के अकॉर्डिंग पूछ ले जाए तो ये स्वतंत्र हैं। यदि सिर्फ ये पूछा जाए कि संवेग और ज्ञान एक दूसरे के सन्निहित हैं, तो ये आंसर रहेगा जजोंग के अकॉर्डिंग ये स्वतंत्र है, ये इंडिपेंडेंट है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, अधिगम
उत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रोट मेमोराइजेशन, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। लर्निंग इज कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर बाय रेपिटेटिव एसोसिएशन, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो अधिगम है वो ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है सक्रिय विनियोजन के द्वारा, एक्टिव एंगेजमेंट के द्वारा। संरचनावादी सिद्धांत यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव के अनुसार, यानी कि जहाँ पर बच्चे कुछ कंस्ट्रक्ट करें, कुछ संरचित करें। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 22, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने से क्या अभिप्राय है, क्या परिणाम है। इज एन इफेक्टिव वे टू एनकरेज कंसेप्चुअल चेंज, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। लीड्स टू कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉजेज गैप्स इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। फोकसेस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रादर देन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि या फिर प्रक्रियात्मक ज्ञान पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावी तरीका है। इट इज़ एन इफेक्टिव वे टू एनकरेज कंसेप्चुअल चेंज, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, repeatedly asking children to engage in learning activities either to avoid punishment or to gain a reward, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे डिक्रीज एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन, यानी कि बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। इंक्रीजेज इंट्रिंजिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। वुड एनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी रादर देन परफॉर्मेंस गोल्स, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करती है। या फिर डिक्रीजेज चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जब बार बार बच्चों को हम पुरस्कार या फिर दंड देंगे तो वो क्या होगा, अधिगम में बच्चों की जो स्वाभाविक अभिरुचि है, जो जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है, वो कम हो जाएगी। यानी कि जो ये रिवार्ड एंड पनिशमेंट है, ये भी हमको उनके हर एक डिज़ायरेबल बिहेवियर पर नहीं देना है। यानी कि ऐसा नहीं करना है कि बच्चे ने जो हर काम अच्छा कर दिया उसको हर एक अच्छे काम पर कोई ना कोई रिवार्ड दिया जाए। इससे क्या होगा, जो बच्चे की स्वाभाविक अभिरुचि है, जो उसकी क्यूरियोसिटी है, वो कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। कॉर्पोरल पनिशमेंट, शारीरिक दंड, कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, कंस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। यानी कौन सी प्रथाएं हैं जो सार्थक अधिगम को, यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देती हैं। शारीरिक दंड ये एक नेगेटिव चीज़ है, बच्चों को ये हम फिजिकली पनिश करेंगे तो ये उनको एक प्रकार से नकारात्मक भावना उनके अंदर, हीन भावना उनके अंदर पनपेगी, तो ये कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण यानी कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये बिल्कुल सही है। ये सार्थक अधिगम को बढ़ावा देना, बच्चे एक दूसरे के सहयोग करके एक दूसरे से सीखेंगे। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी पॉजिटिव चीज़ है, यानी कि बच्चों को निरंतर ही उनका पॉजिटिवली जो इवैल्यूएशन किया जा रहा है। निरंतर तुलनात्मक कंपैरिजन करने से बच्चों में हीन भावना उत्पन्न होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड गाइस किसमें, ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 2 है। सेकंड और थर्ड वाली जो स्टेटमेंट है वो ही मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 25, हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन चिल्ड्रन, शिक्षक बच्चों में जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। यानी कि जो जटिल कुछ डिफिकल्ट टॉपिक है उनको वो कैसे समझा सकते हैं अच्छे से। बाय डिलीवरिंग अ लेक्चर, एक लेक्चर दे करके, व्याख्यान दे करके। बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स,
प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, या फिर रेपिटेटिव मैकेनिकल ड्रिल, बार बार यांत्रिक अभ्यास करके, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। इससे क्या होगा, बच्चे एक्सप्लोर करेंगे, नई नई चीज़ें क्लास में डिस्कस करेंगे, तो वो किसी भी जटिल कंसेप्ट को, वो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को आसानी से सीख पाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 26। अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड फॉर एवरी स्मॉल टास्क, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। एम्फेसाइजिंग ओनली एन ऑन प्रोसीजरल नॉलेज, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल दे करके। डिसमिसिंग एंड पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके, उनको दंडित करके, उनको पनिश करके। या फिर एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम, कि वो उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करें, विचार मंथन भी करें और अनुमान भी लगाएं अपने बेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 27। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस। निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, या फिर एडोलसेंस एंड अडल्टहुड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस क्वेश्चन नंबर 27 का, वह ऑप्शन नंबर 1, यानी कि शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो शारीरिक वृद्धि और विकास होता है वो सबसे तेज गति से होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, विकास जीवन पर्यंत होता है। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, ये परिवर्त्य होता है, इसको परिवर्तित कर सकते हैं। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, ये स्टेटमेंट है जो फोर्थ वाली, ये विकास के बारे में सही नहीं है। बाकी जो विकास है वो कॉन्टिन्यूस होता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये परिवर्तित भी हो सकता है, मतलब परिवर्तित भी होता रहता है, मॉडिफिएबल है ये। और जो विकास है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही प्रभाव होता है, उनका परिणाम होता है, लेकिन समाज और संस्कृति इसको प्रभावित नहीं करती। ये स्टेटमेंट विकास के बारे में गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 29। द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशंस इज, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। द जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स फ्रॉम बर्थ पेरेंट्स, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति। द इनबोर्न करेक्टरिस्टिक्स, जन्मजात विशेषताएं। द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, पर्यावरणीय प्रभाव। द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण क्या है, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। गाइस जहाँ पर भी फैमिली और नेबरहुड आ जाए वो प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी के उदाहरण समझे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर परिवार है, ये भी प्राथमिक में आ गया, यहाँ पर भी परिवार है, और ये पास पड़ोस, तो ये भी एक प्रकार से प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, है कि स्कूल एंड मीडिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। So guys, this was our today's video.
in which we discussed total 30 questions of child development and pedagogy. If you like the video, then don't forget to like and share the video, and also make sure to subscribe our YouTube channel so that you can get updated whenever we upload any another educational video. Bye bye, have a nice day, meet you in the next interesting video. Till then, take care, have a good day.